गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है तुम सभी लोगों का लर्न स्प्राइट यूट्यूब चैनल में। वेलकम बैक वेलकम बैक वेलकम बैक। कैसे हो सारे के सारे? आई होप सारे बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे से तुम्हारे स्कूल्स, तुम्हारा सिलेबस चल रहा होगा, है ना। इफ़ तुमने हमारे साथ पढ़ना स्टार्ट किया है तो आपका वेलकम है जी, है ना। और सभी क्या चल रहा है अगर आपको नहीं पता हो तो आप प्लीज़ जा करके डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसकी जो फर्स्ट वीडियो है आप जाकर देख सकते हैं। आपको पूरा इसका नॉलेज मिल जाएगा, है ना। और अगर आपने स्टार्टिंग से नहीं देखा है लेक्चर नंबर 1 से, तो प्लीज़ लेक्चर नंबर 1 से देखना स्टार्ट कीजिए ताकि आपका बहुत डिटेल में अच्छे से कवर हो जाए। शॉर्ट में बताऊँ तो एक विकास बैच है जिसके अंदर हम लोग डिटेल में आपके पूरे एसएसटी को, क्लास 10 के पूरे एसएसटी को बहुत ही डिटेल में कवर कर रहे हैं। हर एक चैप्टर को लेक्चर बाय लेक्चर कवर कर रहे हैं। अभी हम अपना पावर शेयरिंग चैप्टर खत्म कर चुके हैं, है ना। चैप्टर खत्म होने के बाद हम लोग उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करवाते हैं, वन शॉट रिविजन्स भी करवाते हैं। एंड देन हम लोग अपने क्वेश्चन बैंक, जो यही है क्वेश्चन बैंक है, यही क्वेश्चन बैंक है, तो इस क्वेश्चन बैंक के अंदर से हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। इस क्वेश्चन बैंक के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे लिए दिए हुए हैं उस चैप्टर के, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तुम्हारे सेंट्रल क्वेश्चन हैं। हम उसको तुम्हें प्रैक्टिस करवाते हैं। अच्छे खासे क्वेश्चन की वैरायटी तुम्हारे यहाँ पे क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से क्वेश्चन सीबीएसई तुम्हारे लिए एग्जाम में पूछता है। ऑल्सो तुम्हारा पूरा का पूरा चैप्टर का एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, बिकॉज मैं पूरा जब तो तुम्हें पूरा करवाऊंगा ना क्वेश्चन बैंक, ये एक लेक्चर में तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, हम हर दिन लेक्चर लेते हैं डेली शाम को 5 बजे। कितने बजे? 5 बजे तुम्हारा लेक्चर अपलोड होता है। सिर्फ 40 मिनट्स का लेक्चर होता है, तुम्हें वो देखना होता है बस, दैट्स इट, है ना। और बस तुम्हें वापस से रिवीजन करना पड़ता है 10 से 15 मिनट। 1 घंटा तुम्हें सिर्फ अपना एसएसटी को देना है। अक्टूबर एंड तक हम पूरा अपना पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। ठीक है, आज हमारा पहला चैप्टर हुआ है अभी, तो आई होप तुम लोग को एक मोटा मोटी मैंने बता दिया जिसको नहीं पता था, वरना आप फर्स्ट लेक्चर से देख सकते हो। आपको बहुत ही इन डेप्थ में डिटेल में मैंने बताया कि इस सब्जेक्ट में, इस बैच में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी, कैसे करना है और एसएसटी को पढ़ना कैसे, वो सारी चीज़ें आपको फर्स्ट लेक्चर में मिल जाएगी। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हो। अब आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पावर शेयरिंग का क्वेश्चन बैंक सक्सेसफुली। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, पहला चैप्टर खत्म हो चुका है हमारा पूरा, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन बैंक से कुछ क्वेश्चंस देखेंगे एंड देन आप लोग आगे मूव करेंगे। कुछ क्वेश्चंस नहीं कहा मैंने सॉरी, कुछ क्वेश्चंस नहीं, सारे क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चंस हैं एक बार दिखा दूँ, देखो। ठीक है, बहुत ही प्यारी क्वेश्चन बैंक है। तुमको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल तुमको ये क्वेश्चन बैंक मिल जाएगी। तुमको इस क्वेश्चन बैंक के अलावा इस क्वेश्चन बैंक का टेस्ट, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, हमारे लेक्चर्स, इसके बाद तुम लोग को कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे 100/100 कहीं नहीं है। ठीक है, इस तरीके से तुम लोग को पूरी क्वेश्चन बैंक मिलेगी। यहाँ पे तुम लोग को लॉन्ग आंसर क्वेश्चन मिल जाएंगे, देख सकते हो, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। देन ये रहे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जैसे सीबीएसई तुम्हारे को पूछता है सेम एग्जैक्ट वैसे ही। और तुम लोग को एग्जाम आंसर कैसे लिख के आना है एग्जाम में, उस तरीके से भी तुम लोग को मैंने यहाँ पे आंसर्स प्रेजेंट किए हैं कि तुम लोग कैसे लिख कर आ रहे हैं आंसर्स एग्जाम के अंदर। जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होता है ना, उसको एक एक पैटर्न होता है, एक फॉर्मेट तुमको फॉलो करना पड़ता है, उस तरह से तुमको लिखना है। और वो फॉर्मेट में तुम लोग को बताऊंगा कि क्या फॉर्मेट है और उस फॉर्मेट को कैसे फॉलो करना है। ठीक है, लॉन्ग आंसर्स के लिए आज के दिन हम लोग आपके वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कवर कर लेंगे, कल हम लोग शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कवर कर लेंगे एंड परसों हम लोग आपके पूरे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही आराम से डिटेल में जा रहे हैं। मैं तुमको गारंटी देता हूँ इन 3 दिनों के बाद तुम्हारा पूरा का पूरा पावर शेयरिंग रिवाइज हो जाएगा। हम सारे क्वेश्चन को करेंगे, एक क्वेश्चन का भी मिस नहीं करेंगे। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या है? सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, सैम्पल पेपर के क्वेश्चन हैं, और दीक्षा पब्लिकेशन जो है वहाँ के क्वेश्चन भी कुछ इसमें इंक्लूड करवाए गए हैं। एंड सारे क्वेश्चन सब, हर एक वैरायटी का क्वेश्चन है, मतलब कि तुम्हारा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं, चलो ठीक है, बहुत हो गई इंट्रोडक्टरी बात है। अब हम लोग सीधे मूव करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी दोस्तों, हाँ जी हाँ जी हाँ जी दोस्तों, चलिए ठीक है, हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले तो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के साथ, जो कि तुम्हारे अराउंड 1 से 2 मार्क के पूछे जाते हैं। मतलब अब तुम्हारे कुछ बेसिक डाउट्स भी होंगे, मुझे पता है तुम्हारे माइंड में आ रहे होंगे, उन बेसिक डाउट्स को भी मैं क्लियर करके चलता हूँ। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में कितने लाइन का आंसर लिखना है भैया? 1 से 2 लाइन बहुत है। इसके जो क्वेश्चंस के आंसर्स होते हैं ना, ये 1 वर्ड आंसर्स होते हैं, 1 वर्ड आंसर्स। तुमको बस उसको एक लाइन में लिख देना, एक लाइन में लिख दो या 2 लाइन बना के लिख दो, बहुत है। 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, कितना लिखोगे? ठीक, इतने काफ़ी। चलिए 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 शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे। शेयरिंग ऑफ पावर्स मेक्स अ कंट्री मोर पावरफुल एंड यूनाइटेड, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। जस्टिफाई द स्टेटमेंट जो कि तुम्हारा
दिल्ली गवर्नमेंट क्वेश्चन बैंक 2022 में ये पूछा गया हुआ सवाल है ना। और इस सवाल का इतना बड़ा आंसर हमें क्यों देखने मिल रहा है सर, पहले तो मुझे बताओ। देखो आंसर बड़ा देखने मिल रहा है, लेकिन मेरे को लिखना आंसर पूरा नहीं है, आंसर पूरा नहीं लिखना है। इसका एक पॉइंट भी लिख दोगे ना काफ़ी। ये 3 पॉइंट्स हमको दिख रहे हैं, तीनों में से कोई एक पॉइंट लिख दो तो मेरे को आंसर में क्वेश्चन का आंसर, हाँ 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं, उसमें से कोई एक पॉइंट भी लिख दोगे ना तो मेरे मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। ठीक है। शेयरिंग ऑफ पावर्स मेक्स द कंट्री मोर पावरफुल एंड यूनाइटेड। अब हम लोग पूरा पावर शेयरिंग चैप्टर में तो इसी साल में पढ़ रहे हैं। ठीक है। देखो मैं तुम लोग को हर एक क्वेश्चन पे थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करूँगा, क्यों, ताकि तुम्हारा पूरा पावर शेयरिंग एक बार रिवाइज हो जाए, समझ रहे हो। तो 1.5x पे डाल के देख लेना, है ना। हम थोड़ा आराम आराम से करेंगे ताकि तुम्हारा पावर शेयरिंग एक बार फिर से रिवाइज हो जाए। तुमने हमारे से पढ़ा है, कहीं से भी पढ़ा है, बट अगर तुम इस पूरे क्वेश्चन बैंक को देख लोगे, 3 दिन बैठ जाओगे, तुम्हारा पूरा पावर शेयरिंग एक बार अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है। देख पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, बेसिकली क्वेश्चन क्या कहता है ना, क्वेश्चन को हमेशा समझने की कोशिश करना, क्योंकि एग्जाम में ना डायरेक्ट क्वेश्चन आए इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होती है। सीबीएसई अपने लेवल को बढ़ा रहा है, तो सीबीएसई तुम्हें डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है भैया बताओ, है ना। पावर शेयरिंग के कितने टाइप्स होते हैं बताओ, है ना। कौन से वो 2 रीजंस होते हैं जो पावर शेयरिंग के लिए ज़रूरी हैं बताओ। ऐसे नहीं आएगा, ऐसे इजी और डायरेक्ट क्वेश्चन सीबीएसई कभी नहीं पूछेगा, थोड़ा सा घुमाएगा, और यहाँ पे भी वो घुमा ही रहा है। जिसको नहीं समझ में आएगा उसके लिए बता दो। शेयरिंग ऑफ पावर, शेयरिंग ऑफ पावर्स मेक्स कंट्री मोर पावरफुल एंड यूनाइटेड। ये कह रहा है कि पावर शेयर करने से ना कंट्री में भाईचारा बढ़ता है, यूनिटी बढ़ती है। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, मतलब कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, ये कहना चाह रहा है। क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, इसका तुम लोग को सिर्फ एक पॉइंट आंसर लिखना है। मैं तुम लोग को यहाँ पे 3 पॉइंट्स दे दिए, इसमें तुम लोग को कोई एक पॉइंट मज़े का लगता है लिख दो, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है। इट एंश्योर्स दैट ईच कम्युनिटी इन दी कंट्री हैज़ अ इक्वल पावर एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब जैसे क्वेश्चन में हमने समझा कि क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, हमें बताओ कि पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है या क्यों ज़रूरी है भाईचारा बनाने के लिए। तो इसका आंसर बेसिक इतना ही होगा कि अगर पावर शेयरिंग है ना, तो उससे जितने कम्युनिटीज़, जितने सोशल ग्रुप्स एक कंट्री में रह रहे हैं, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, उनको इक्वल पावर मिलेगी, और पावर पावर जो है वो इक्वली शेयर होगी। ठीक है। और हर एक कम्युनिटी को अच्छे से अपॉर्चुनिटीज़, उनको रिस्पेक्ट मिलेगी, है ना। उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है, या उनको कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई फ्री वीज़ या अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है, जैसे लाडली बहन आया था महाराष्ट्र में, उस तरीके से। तो वो हर एक को मिलता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप को मिलेगा या पर्टिकुलर सोशल ग्रुप को मिलता है बेनिफिट, नहीं, सबको मिलेगा। क्यों, क्योंकि पावर शेयरिंग है, और इस वजह से पावर शेयरिंग ज़रूरी है। समझ में आया, यही पॉइंट है। तो मैं तुम्हें कहूँगा कि भाई साहब ये पहला पॉइंट है, बस इतना ही कर लो, ये दोनों पॉइंट को इग्नोर मारो। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन से तुम लोग को सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि 1-1 मार्क का आंसर तुम लोग को एक लाइन में ही लिखना होता है। ये रहा तुम्हारा सामने क्वेश्चन नंबर 2, जो कि सीबीएसई 2015 में पूछा गया था। अब ज़रूरी है कि सिर्फ सीबीएसई 2015 में पूछा गया था, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ करके, ठीक है, टॉपिक सेम है, टॉपिक सेम है, सेम टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ करके अगले साल पूछा गया था। ठीक है। तो मैंने उन सभी का सार रख करके एक ही क्वेश्चन को बना दिया है और उसे डाल दिया सीबीएसई 2015। समझ में आया, मतलब ऐसा नहीं है कि इस टॉपिक से सिर्फ एक ही साल क्वेश्चन आया हुआ है, और भी साल क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत सालों से एग्जाम कंडक्ट हो रही है यार, समझ रहे। विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। अब जो तमिल से श्रीलंका में, उनको घुटन क्यों फील होने लगी, ठीक है, उनको सबसे ज़्यादा घुटन क्यों फील होने लगी, किस रीज़न से, क्या ऐसा किया सिन्हालाज ने जिनसे जिनसे श्रीलंकन तमिल्स को सबसे ज़्यादा घुटन होने लगी। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने, सिन्हालाज ने एक कंसेप्ट अपनाया श्रीलंका के अंदर, जो कि था मेजोरिटिज्म। मेजोरिटिज्म मेजोरिटिज्म मेजर्स टेक अंडरटेकन बाय द डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट एलिनेटेड द श्रीलंकन तमिल्स। तुम यहाँ पे वो पॉइंट नहीं बोलोगे कि सिन्हालाज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, है ना, और बुद्धिज़्म को बढ़ावा दिया गया, जो तमिल्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी या फिर फैसिलिटीज़ थी या यूनिवर्सिटी एडमिशन्स थे, वो सब कुछ कम करवाए गए, नहीं। 1 वर्ड का आंसर है
मैं स्मार्टली खेल के लिखना। बहुत सारे बच्चे ना इसमें वही वाले पॉइंट लिख देंगे, वैसा नहीं करना। वो पॉइंट है, बिल्कुल वो पॉइंट है, लेकिन क्वेश्चन हमसे कहता है कि विच इज द इंक्रीज इन द फीलिंग ऑफ एलिनेशन, मतलब सबसे ज़्यादा घुटन कब फील होने लगी फेमिल्स को। ये तीन जब पॉइंट्स हुए, जब तीन काम हुए, कौन से तीन काम? सिंहालास को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करना, बुद्धिज्म को बढ़ावा देना, एंड जो अपॉर्चुनिटीज़ है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, ये यूनिवर्सिटी एडमिशन है, वहाँ पे सिंहालास को ज़्यादा प्रेफरेंस देना और तमिल्स को पीछे रखना। यहाँ पे एलिनेशन, यहाँ पे जो घुटन वाली फीलिंग है वो तमिल्स को आने लग गई थी। लेकिन ये सारे पॉइंट्स कौन से टॉपिक के अंदर, कौन से कंसेप्ट के अंदर आते हैं? मेजोरिटियन। कौन से कंसेप्ट के अंदर आते हैं? उस कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं मेजोरिटियन कंसेप्ट। बिकॉज मेजोरिटिज्म हुआ श्रीलंका में। मेजोरिटिज्म मतलब क्या? कि पार्शलिटी, एक जो सबसे अहम हिस्सा था सिंहालास, उनको पूरी की पूरी मेजोरिटी दी गई। ठीक है, मतलब कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो अपना राज चला रही है, जिसे हम लोग कहते हैं मेजोरिटिज्म। समझ में आया? ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो तुम लोग को कंसेप्ट बहुत अच्छे से कवर करवाते चल रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना आए तुम लोगों को। विच टाइप ऑफ एन पावर डज द कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम्स एंजॉय? 2015 का सवाल है, फटाफट सोचो। आंसर देखना नहीं है, पहले बता रहा हूँ। आंसर जब तुमको दिख रहा है, बट कोशिश करो कि आंसर ना देखो एंड क्वेश्चन को इस तरह से समझने की कोशिश करो। देखो, विच टाइप्स ऑफ पावर डज द कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम एंजॉय? कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास क्या पावर थी? हमेशा ना क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ना, अगर तुमने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ के गई हो और देन तुमने एग्जाम में क्वेश्चन को पढ़ के उस क्वेश्चन के पीछे का सार समझ लिया, तुम आराम से आंसर लिख दोगे। ठीक है ना? मैक्सिमम बच्चे एनसीईआरटी अच्छे से करके जाते हैं लेकिन क्वेश्चंस देखते ही नहीं है। इस वजह से अगर सीबीएसई कोई कंफ्यूजिंग क्वेश्चन डाल दे, कोई ऐसा क्वेश्चन जो बहुत कंफ्यूज कर रहा है या इनडायरेक्ट क्वेश्चन, जबकि उसका आंसर उस बच्चे को पता है, लेकिन क्वेश्चन ही इतना डिफिकल्ट है या क्वेश्चन ही इतना कंफ्यूजिंग है या इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, जिस वजह से उस बच्चे को उस क्वेश्चन को समझ में नहीं आया, जिस वजह से उस बच्चे को वो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया कि भाई उस क्वेश्चन के मैं आंसर लिखना क्या है, जबकि उसको आंसर पता था, लेकिन आंसर लिखना क्या है वो बच्चे को पता ही नहीं था, और इस वजह से वो फंस गया। ऐसा कई बार होता है। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन की सार को, क्वेश्चन के पीछे को समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन यही कह रहा है कि भाई साहब, व्हाट टाइप्स ऑफ पावर डज द कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम एंजॉय? मतलब कि कम्युनिटी गवर्नमेंट जो बेल्जियम में बनी थी, उनके पास क्या पावर्स थी, क्या राइट्स थी? सिंपल है, द कम्युनिटी गवर्नमेंट्स एंजॉयज द पावर्स लीडिंग टू मैटर्स रिगार्डिंग द कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज ऑफ द पीपल्स। कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास वो सारी पावर थी, ठीक है, कि वो अपने कम्युनिटी को, अपने कम्युनिटी को, अपनी कम्युनिटी मतलब बेल्जियम में डच या फ्रेंच कम्युनिटी वाले थे। ठीक है, तो अगर फ्रेंच वालों की कम्युनिटी गवर्नमेंट है तो उनकी कम्युनिटी गवर्नमेंट सिर्फ फ्रेंच पीपल्स को देखिए। ठीक है, जो फ्रेंच पीपल्स हैं उनके जो फेस्टिवल्स हो रहे हैं या उनका कोई कल्चर है उसको प्रिजर्व करना, उनके कल्चर को मरने नहीं देना, है ना, उनके कल्चर को जिंदा रखना, उनके कल्चर को प्रमोट करना, उनके कल्चर को बढ़ावा देना, है ना, उनके फेस्टिवल्स कंडक्ट करवाना। अगर फ्रेंच के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उनके लिए उनकी आवाज़ बन के उठना, ये काम कम्युनिटी गवर्नमेंट का था। समझ में आया? तो वो एंजॉयज द पावर्स रिलेटेड टू द मैटर्स रिगार्डिंग कल्चर, कल्चरल मैटर्स के रिलेटेड, एजुकेशन के रिलेटेड या फिर लैंग्वेज ऑफ द पीपल्स, उसके रिलेटेड इन लोगों के पास पावर थी। किसके पास? कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास। अब ये पॉइंट आया है, इसके बारे में हमने एनसीईआरटी में पढ़ा ही नहीं है, लेकिन ये पॉइंट आया क्या है? व्हाट इज द होमोजीनियस सोसाइटी? होमोजीनियस सोसाइटी कौन सी होती है? होमोजीनियस, यहाँ पे ना सबसे पहले वर्ड समझो होमोजीनियस क्या होता है। अगर तुम होमोजीनियस वर्ड समझ जाओगे ना, तुमको आंसर फटाक से क्लियर हो जाएगा। होमोजीनियस वर्ड समझाना, देखो दो टाइप्स के वर्ड्स होते हैं, एक होता है होमोजीनियस और उसी का उल्टा होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब सेम लोग, सेम चीज़ें, इसको हम लोग कहते हैं होमोजीनियस। उसको हम लोग क्या कहते हैं? होमोजीनियस। अगर तुम एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल से समझो। अगर तुम एक रेडी वाले के पास जा करके नारियल पानी ले रहे हो, ठीक है, नारियल पानी ले रहे हो, अगर किसी रेडी वाले के पास जा करके, लोकल शॉप वाला है, ठीक है, जो नारियल तोड़ करके तुम लोग को फ्रेशली नारियल पानी देता है, अगर तुम उनके पास जा रहे हो, है ना, और वहाँ से नारियल पानी ले रहे हो,
सिमिलरली अगर कोई बंदा शॉप में जाकर के या मॉल में जाकर के, वहाँ पे भी अभी आजकल ब्रांड्स के कैप्स आते हैं, ब्रांड्स अपने बॉटल्स बेचती हैं नारियल पानी के लिए, जैसे रॉ की बॉटल है, रॉ की है, काफ़ी और ब्रांड्स हैं, वो लोग अपनी बॉटल्स बेचते हैं नारियल पानी की, ब्रांडिंग करके 100% कोकोनट ऑयल बॉटल, राइट। तो अब मुझे बताओ दोनों में फ़र्क क्या है? जो तुमने बॉटल का कोकोनट वाटर लिया 30-40 रुपए का, 30-40 भी नहीं, बहुत कम कर दिया, 100 रुपये, 100 रुपये की जो तुमने बॉटल ली कोकोनट वाटर की, या 60 रुपीज़ का असली नारियल लिया, दोनों में फ़र्क क्या है? कुछ नहीं, दोनों नारियल पानी ही है, दोनों है तो नारियल पानी ही ना। ठीक है, अब अगर मैं नारियल पानी उसी को बॉटल में डाल करके 100 रुपये का बेचूँ तो वो, और उस पर ब्रांड का नाम लगा दूँ, बट है तो एक्चुअल में नारियल पानी, तो वो नारियल पानी हो गया, वो हो गया कोकोनट वाटर। अगर तुम एक्चुअल असली कोकोनट ले रहे हो, असली नारियल ले रहे हो और उसका पानी निकाल रहे हो, तो वो भी कोकोनट वाटर ही हुआ ना, दोनों है तो कोकोनट वाटर ही। तो इससे हम क्या कहते हैं? होमोजेनियस, सिमिलर, सेम सेम, होमोजेनियस, समझ में आया? और एक होता है हेट्रोजीनियस, जो एकदम ही डिफरेंट होता है। अब जैसे तुमने अगर नारियल पानी ले लिया किसी ब्रांड का, और वही किसी ब्रांड का तुमने एप्पल जूस ले लिया, तब दोनों है तो डिफरेंट ही, भले तुमने सेम ब्रांड का लिया लेकिन है दोनों डिफरेंट ना, एक है नारियल पानी, एक है एप्पल जूस, है दोनों डिफरेंट, तो क्या है? हेट्रोजीनियस। इनको वर्ड का मतलब समझ में आया, होमोजेनियस हेट्रोजीनियस का। तो अब मुझे खुद सोच के बताओ कि व्हाट इज होमोजेनियस सोसाइटी क्या होगा? होमोजेनियस मतलब सेम सेम, मतलब ऐसी सोसाइटी जहाँ पे सेम लैंग्वेज के लोग, सेम कल्चर के लोग रहते हैं और सेम रिलीजन के लोग रहते हैं, राइट। इट इज सोसाइटी विच शेयर्स अ कॉमन लैंग्वेज, एथेंटिसिटी, एथेंटिसिटी मतलब कि उनका कल्चर, एथेंटिसिटी कल्चर, उनका लैंग्वेज, उनका बोलने का तरीका, उनका कल्चर, कह रहे हैं उसको रिलीजन, एथेंटिसिटी, कॉमन लैंग्वेज है, एथेंटिसिटी है, कल्चर है। जैसे कि एग्जांपल जापान एंड साउथ कोरिया, वहाँ पे सेप लगा के लोग रहते हैं। जैसे कि इंडिया है, वहाँ पे अलग रिलीजन्स के लोग रहते हैं, डिफरेंट रिलीजन्स के लोग रहते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कंट्री क्या हो गई? हेट्रोजीनियस सोसाइटी। समझ में आया? तो वर्ड का मतलब समझ लेने का, बाकी चीज़ें क्लियर हो जाती है। अच्छा, अब आ गया क्वेश्चन तुम्हारा सीबीएसई 2016 का, नज़र मारो, नज़र घुमाओ सीबीएसई 2016 के क्वेश्चन पे। क्या बोलता है? व्हाट डज द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस इंश्योर्स इन पावर शेयरिंग? चेक्स एंड बैलेंसेस, चेक्स एंड बैलेंसेस क्या होता है? चेक्स एंड बैलेंसेस मतलब क्या? चेक्स एंड बैलेंसेस, हर क्वेश्चन के पीछे, पहले हर क्वेश्चन को पढ़ के, हर क्वेश्चन के पीछे का एक सार होता है, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। वो समझ जाओगे तो क्वेश्चन समझ जाओगे। क्वेश्चन ने कहा चेक्स एंड बैलेंसेस, पहले इसका मतलब समझते हैं, देन आंसर आराम से निकल जाएगा। व्हाट डज द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस इंश्योर्स इन द पावर शेयरिंग? अगर वो चेक बोल रहा है, चेक मतलब चेक करना, देखना, इंश्योर करना क्या चीज़ें सही चल रही है ना, उस चीज़ को चेक कर लेना। अगर तुम अपना खुद का एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ऐसे उस तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तुमने आंसर लिखा मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करे, उसको तुमने आंसर लिख दिया अपने नोटबुक में, फिर तुम जाके अपने एनसीईआरटी से चेक करते हो ना, क्या करते हो? एनसीईआरटी से चेक करते हो कि क्या मेरा आंसर सही है, क्या करते हो? चेक, उसे हम लोग कहते हैं चेक, ऑब्वियसली। एंड बैलेंस, बैलेंस मतलब क्या है कि हर जगह पे बैलेंस बनाए रखना, ठीक है। लाइक सपोज तुम्हें बैलेंस बनाए रखना पड़ेगा, अपनी डेली लाइफ में भी तुम लोग को बैलेंस बनाए रखना पड़ता है। तुम्हें पढ़ाई भी उतनी ही करनी है जितना तुम खेल कूद कर रहे हो, और जितना तुम खेल कूद कर रहे हो तुम्हें उतनी पढ़ाई भी करनी होती है। अब इसमें खेल कूद ज़्यादा हो गई और पढ़ाई कम हो गई तो प्रॉब्लम है, पढ़ाई ज़्यादा हो गई खेल कूद कम हो गया तो भी प्रॉब्लम है, दोनों का बैलेंस रखना पड़ता है, वही होता है चेक्स एंड बैलेंसेस। तो पावर शेयरिंग में चेक्स एंड बैलेंसेस क्यों जरूरी है? चेक्स एंड बैलेंसेस पावर शेयरिंग में क्या इंश्योर करता है? ऑब्वियसली यही चीज़ इंश्योर करेंगे ना कि जो सोशल ग्रुप्स, जो सोशल डाइवर्सिटीज़ के बीच में जो पावर शेयर हो रही है वो इक्वली शेयर हो, प्रॉपरली शेयर हो, ठीक है, कोई गिरावट ना आए, है ना। जो सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर शेयर हो रही है वो दोनों सोशल ग्रुप्स को इक्वल पावर मिले, किसी एक ग्रुप को ज़्यादा पावर, है ना, किसी एक ग्रुप को ज़्यादा फेवर, मेजोरिटी ना, कुछ नहीं। इट हैज़ देन नो ऑर्गन ऑफ अ गवर्नमेंट कैन एक्सेस अनलिमिटेड पावर, ईच ऑर्गन चेक्स द अदर्स विच बैलेंसेस पावर अमंग देम। तो मैंने सही कहा, वही तो काम लोग हैं कि जितनी गवर्नमेंट्स हैं, हर गवर्नमेंट के पास इक्वल पावर, इक्वल राइट होना चाहिए, ठीक है, इक्वल पावर, इक्वल राइट होना चाहिए। किसी भी गवर्नमेंट की वजह से, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं होती,
तो अनलिमिटेड पावर नहीं होनी चाहिए। हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट, लोकल, तीनों के पास इक्वल पावर होनी चाहिए, इक्वल राइट्स होने चाहिए। कुछ स्पेशल राइट्स होते हैं, वो हमें नहीं पढ़ना, बट इक्वल राइट्स होने चाहिए। ठीक है। और हर एक गवर्नमेंट, दूसरी गवर्नमेंट जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो स्टेट गवर्नमेंट पे नजर रखती है कि भाई साहब कहीं स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर से आगे बढ़ के तो कुछ काम नहीं कर रही, और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पे नजर रखती है। इस तरीके से काम चलता है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक सेकंड में आया। ओके 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 ओके, चलो अगला क्वेश्चन। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना भाई, फोकस फोकस फोकस, यहाँ यहाँ ऊपर फोकस, है ना। व्हाई इज द पावर शेयरिंग गुड फॉर डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन वन रीजन। 2019 में सवाल आया था, पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी की कुछ है। ये हम बहुत ही समय से, लाइक हमने जितने टॉपिक्स पढ़े पूरे चैप्टर के अंदर, हम हर जगह पे इस पॉइंट को पढ़ रहे हैं कि पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी के लिए क्यों अच्छी है। ऑब्वियस सी बात है, पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी के लिए इसलिए बेटर है क्योंकि डेमोक्रेसी है, मतलब कि हर गवर्नमेंट के पास इक्वल पावर्स, इक्वल राइट्स होंगे, सबके पास इक्वल राइट्स शेयर हो रहे होंगे। तो पावर शेयरिंग इस वजह से जरूरी है। ठीक है। पावर शेयरिंग रिड्यूस द पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद इन सोशल ग्रुप्स एंड एंश्योर्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ द डेमोक्रेसी। ईच गवर्नमेंट के पास, ईच सोशल ग्रुप्स के पास इक्वल राइट्स, इक्वल पावर्स होने चाहिए। ठीक है। किसी को ज़्यादा पावर नहीं देनी है, किसी को कम पावर नहीं देनी है, सबके पास इक्वल पावर, इक्वल बैलेंस, इक्वल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ताकि यूनिटी और भाईचारा बना रहे। तो पावर शेयरिंग क्या करती है, इसी चीज़ को बढ़ावा देती है ना। और अगर ये चीज़ ना हो तो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, उस कॉन्फ्लिक्ट से बचाती है कौन, पावर शेयरिंग। मतलब अगर पावर शेयरिंग ही नहीं होगी तो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, है ना। पावर शेयरिंग नहीं होगी तो सोशल ग्रुप्स में पावर शेयर नहीं होगी। जैसे सिन्हाला का काम हुआ था, जैसे श्रीलंका का काम हुआ था, है ना, उस तरह से हो जाएगा। तो अगर हम लोग को श्रीलंका का नहीं अपना करके, श्रीलंका की तरह ना बन के हमको बेल्जियम की तरह बनना है, तो उसके लिए हम लोग को पावर शेयरिंग अपनानी पड़ेगी। पावर शेयरिंग होगी मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे श्रीलंका में, उस तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते। ठीक है। और सोशल ग्रुप्स के बीच में इक्वल पावर शेयर होती रहेगी। पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटीज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप्स एंड एंश्योर्स द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ द डेमोक्रेसी। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए, थाला के क्वेश्चन पे आ गए, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 थाला के क्वेश्चन पे आ गए। 2019 एंड 11 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्या इस बार पूछा जाएगा? नेवर नोस। हाउ इज कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड इन द बेल्जियम। हम सब जानते हैं कि बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी थी, हम अभी अभी पढ़ के आए हैं इस बारे में। हाँ, लेकिन ये बनी कैसे, बनी कैसे, बनती कैसे? देखो, हमने कम्युनिटी गवर्नमेंट में तो ये बात पढ़ ली, तो क्या हमने कम्युनिटी गवर्नमेंट वाले पॉइंट में जो मैं तुम लोग को अभी पढ़ाया, जस्ट 5 to 10 मिनट्स पहले तुम लोग को मैंने क्या समझाया कि जब कम्युनिटी गवर्नमेंट बनती है, हाँ, तो वो क्या इंश्योर करती है कि हमारा जो ग्रुप है, जो कम्युनिटी से वो बिलोंग करती है, जो कम्युनिटी की, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट है, जो कम्युनिटी की वो कम्युनिटी गवर्नमेंट है। हाँ, अगर फ्रेंच और डच है, तो अगर डच वालों की कम्युनिटी गवर्नमेंट है, तो वो ये इंश्योर करेगी कि डच पीपल्स के साथ कुछ अन्याय ना हो, है ना। उनके लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करेगी, उनके सोशल ग्रुप्स को, उनके कल्चर को बढ़ावा देगी। ये काम होता है कम्युनिटी गवर्नमेंट का। ठीक है, ये हमने पॉइंट पढ़ा। तो अब इस कम्युनिटी गवर्नमेंट को इलेक्ट कौन करता है? ऑब्वियस सी बात है, उसी कम्युनिटी के लोग ही इलेक्ट करेंगे, राइट। मतलब कि अगर डच की कम्युनिटी बननी है, डच की कम्युनिटी गवर्नमेंट बनानी है, तो जितने भी डच पीपल्स हैं वो सारे के सारे एक डच कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, वही लोग इलेक्ट करते हैं। द गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू द वन लैंग्वेज कम्युनिटी, लाइक डच, फ्रेंच, जर्मन, रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे लिव इन द कंट्री। मतलब कि पूरी की पूरी कंट्री, जैसे एरिया वाइज नहीं होती है, जैसे पंचायत होते हैं, एरिया वाइज ऐसे नहीं होती। पूरी कंट्री में जितने भी डच बोलने वाले लोग हैं, जितने भी डच स्पीकिंग पीपल्स हैं, या पूरी कंट्री के अंदर जितने भी फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स हैं, वो सारे के सारे मिलते हैं, वोट करते हैं, है ना, और अपनी खुद की एक कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। ठीक है, कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। लाइक सपोज मैं तुम लोग को एक एग्जाम्पल देता हूँ, अपनी कंट्री का एग्जाम्पल देता हूँ, तो तुम लोग को थोड़ा और बेटर समझ में आए। हम पकड़ते हैं पंजाबी पीपल्स को, पंजाबी बोलने वाले लोगों को, एंड मराठी पीपल्स को। अब लेट्स सपोज इंडिया में कम्युनिटी गवर्नमेंट वाला सिस्टम चलता है ना। तो अगर हम मराठी पीपल्स हैं, ठीक है, अगर मराठी लोग हैं, तो मराठी को, अगर मराठी कम्युनिटी को
अपनी खुद की एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनानी है, मराठी कम्युनिटी गवर्नमेंट बनानी है, तो इंडिया में जितने भी मराठी बोलने वाले लोग होंगे, जितने भी मराठी स्पीकिंग पीपल्स होंगे, वो सारे के सारे मिलेंगे एंड वो लोग वोट करेंगे, है ना, ताकि वो एक मराठा कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकें। सिमिलरली अगर पंजाबीज को अपनी खुद की एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनानी है, उसके लिए पूरी कंट्री में जितने भी पंजाबी लोग हैं, जितने भी पंजाबी स्पीकिंग पीपल्स हैं, वो सारे मिलेंगे एंड वो लोग वोट करेंगे, वही लोग वोट करेंगे और वही लोग इलेक्ट करेंगे अपने लिए एक पंजाबी कम्युनिटी गवर्नमेंट। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? डन हो गया? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाई वाज देयर एन acute problem in Brussels during 1950s and 1960s between the two communities? हमने ये बात पढ़ी कि भाई देखो, बेल्जियम में भी स्टार्टिंग में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, बेल्जियम में ब्रुसेल्स के अंदर। क्यों हुए थे? हमने एक चार्ट देखा था, वो चार्ट मेरे पास है नहीं यार, और देखा था तुम लोगों को। हमने एक चार्ट पढ़ा था, याद करता हूँ चार्ट को, शायद मेरे पास है, एक सेकेंड देखने तो है क्या। हाँ जी ये रहा, हाँ जी ये रहा। हम्म हाँ। हम्म, हमने देखा था, हमने क्या देखा था कि ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच बोलने वाले लोग रहते थे और 20% डच बोलने वाले लोग रहते थे। तो क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, थोड़ा क्वेश्चन के सार को समझना। क्वेश्चन क्या था कि व्हाई वाज देयर एन एक्यूट प्रॉब्लम इन ब्रुसेल्स। यहाँ पे ब्रुसेल्स की बात हो रही है। बच्चे अगर इस पॉइंट को नहीं समझोगे, अगर बच्चे इस ब्रुसेल्स नाम को समझ लेंगे नहीं, अगर वो बेल्जियम समझ लेंगे, तो आंसर कुछ और लिख के आएगा। यहाँ वर्ड लिखा हुआ है ब्रुसेल्स, मतलब कि बेल्जियम की कैपिटल सिटी की बात हो रही है। बेल्जियम की कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स के अंदर 1950s में और 1960s में दो कम्युनिटीज के बीच में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, वो क्यों क्रिएट हो रही थी, उसके पीछे का रीजन क्या था। ठीक है, जो एक्यूट प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी 1950s एंड 1960s में दो कम्युनिटीज के बीच में, बेल्जियम एंड डच स्पीकिंग पीपल्स के बीच में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, वो क्यों हो रही थी। व्हाई वाज देयर एन एक्यूट प्रॉब्लम इन ब्रुसेल्स। बेल्जियम की बात नहीं करी जा रही है, यहाँ पे ब्रुसेल्स की बात करी जा रही है। बहुत ही माइंडली याद देना, आंसर देना। वो इस वजह से हुआ था बिकॉज फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स वहाँ पे ज़्यादा थे, है ना। वो लोग डच के ऊपर दबदबा क्रिएट कर रहे थे, डच स्पीकिंग पीपल्स के ऊपर वो लोग दबाव क्रिएट कर रहे थे। कौन? फ्रेंच बोलने वाले। ठीक है, पूरी कंट्री के अंदर। ठीक है, पूरी कंट्री के अंदर डच 59% थे और फ्रेंच 40% थे। लेकिन लेकिन जो उनकी कैपिटल सिटी थी ब्रुसेल्स, बेल्जियम की कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स, वहाँ पे फ्रेंच बोलने वाले लोग 80% थे और डच बोलने वाले लोग 20% थे। आई होप मैंने क्विक रिवीजन हो गया होगा। ठीक है, आंसर पढ़ते हैं। देयर वाज एन प्रॉब्लम इन ब्रुसेल्स इन 1950s एंड 1960s बिकॉज द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड मेजोरिटी इन द कंट्री बट दे वर माइनॉरिटी इन द कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे एक गलती हो गई छोटी सी, एल भी है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने वही तुमको कहा समझाया कि पूरी कंट्री के अंदर, तो बेल्जियम के अंदर डच बोलने वाले लोग बहुत ज़्यादा थे और फ्रेंच कम थे, लेकिन ब्रुसेल्स के अंदर डच बोलने वाले लोग बहुत कम थे और फ्रेंच बोलने वाले लोग 80% थे। इस वजह से वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रहे थे दो कम्युनिटीज़ के बीच में, और फ्रेंच बोलने वाले लोग डच के ऊपर दबदबा क्रिएट कर रहे थे। बात समझ में आई? चलो जी आगे बढ़ते हैं। हाउ एंड व्हेन वाज सिन्हाला रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज इन श्रीलंका। हमने ये पॉइंट पढ़ा कि भाई तीन चीज़ें करी गई थी, तीन चीज़ें सिन्हाला गवर्नमेंट ने करी। हमने तुम लोग को ये पॉइंट अभी मैं तुम लोग को जस्ट अभी तुम लोग को मैं रिवाइज करवाया, बट कोई बात नहीं, तुम लोग को अभी मैंने ये पॉइंट रिवाइज तो करवाया। बट एक और बात बता देता हूँ कि सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज कब डिक्लेयर किया गया था। याद करो बॉयज, याद करो याद करो 1948 के करीब आसपास। ठीक है, 1948 के आसपास। रिवाइज करते हैं, आ जाओ रिवाइज कर लेते हैं, हर चीज़ को रिवाइज करके चलेगा। आ जाओ, ये देखो 1948 में श्रीलंका को एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री मान लिया गया था। इंडिपेंडेंस मिली थी
श्रीलंका को 1948 में इंडिपेंडेंस मिली थी और उसके बाद 1956 के अंदर, याद रखना 1956 के अंदर सिन्हाला को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था। सिन्हाला को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था। याद आया? याद आया? तो सिन्हाला वाज रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज इन श्रीलंका इन 1956 थ्रू एन एक्ट। क्लियर हुई चीज़ें? मैं तुम लोग को रेफरेंस देके समझा रहा हूँ एनसीईआरटी का, ताकि तुम लोग को याद आए अगर तुम भूल गए हो तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कितने क्वेश्चन है भैया जल्दी बताओ। देखो क्वेश्चंस तो लगभग तुम्हारे यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। 14 क्वेश्चन हैं यार, फटाफट जाएंगे, चलो। Why was there a need to give space to diverse social groups in administration of democratic country? Give one reason. क्वेश्चन समझे? समझाता हूँ। क्वेश्चन को तोड़ो और समझो। Why was there a need to give space to diverse social groups in administration of a democratic country? एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को, डिफरेंट डाइवर्स सोशल ग्रुप्स को, मतलब कि डाइवर्स सोशल ग्रुप्स को एक अपना हिस्सा, एक अपना अधिकार, एक अपना एडमिनिस्ट्रेशन क्यों देना था? पढ़ो। इट इज नेसेसरी टू गिव स्पेस टू डाइवर्स एडमिनिस्ट्रेशंस टू अवॉइड द मेजोरिटिज्म। हाँ, ये पॉइंट बस, पूरा आंसर इसके ऊपर ही है। ये वाला accumulation of power in the hands of a particular social groups would lead to social conflicts. Accumulation of power leads to social conflicts. ठीक, समझाओ? समझाता हूँ, सब को समझाता हूँ। अब पहले क्वेश्चन पढ़ो, अब फिर से एक बार क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या रहा है? क्वेश्चन कह रहा है why there was a need to give space to diverse social groups in administration of the democratic country. एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं, उनको अपना अधिकार क्यों देना है? उनके बीच में पावर को क्यों शेयर करना है? कहने का मतलब यह है